Okay, जी students, moving towards our third module, which is all about financial analysis. तो let's discuss ये क्या होता है और किस तरीके से होता है. फाइनेंशियल एनालिसिस से पहले हमें ये याद होना चाहिए कि हम सेकेंड मॉड्यूल में तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करके आए हैं. हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वह कौन कौन सी है हमें पता है. तो अब वही स्टेटमेंट्स को हमने रिव्यू करना है, उसका एनालिसिस करना है. दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. अब ये एनालिसिस ज़रूरी क्यों है, पहले मैं इस पे आती हूँ. ज़रूरी इसलिए है कि आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली और ये काम किसने करना है, अकाउंटेंट ने करना होता है. अब जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल मैनेजर है या इंपॉर्टेंट पर्सनल्स हैं, उन्होंने रिव्यू करना है उन स्टेटमेंट्स को कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है. जो अच्छा है उसे कैसे और अच्छा किया जाए या उसे मेंटेन किया जाए. इफ़ समथिंग इज़ नॉट डूइंग वेल तो फिर हम वो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें जो भी आपके वीक एरियाज़ है, फिर हम उनके ऊपर फोकस कर सकें. या हमें किस तरफ अपना फ्यूचर में हमें किस तरफ की टेंडेंसी शो करनी चाहिए, या हमें कौन कौन से काम करने चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इन सब चीज़ों का जो अंदाज़ा हमें होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से. ये एनालिसिस बेसिकली होता है 3 तरह का. द वेरी फर्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. The second is vertical analysis and the third is ratio analysis. अब पहले मैं इन दोनों को डिस्कस करने जा रही हूँ आज, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. लेट्स से कि मैं एक ग्राफ को जो है वो डायग्राम में ग्राफिकल फॉर्म में मैं अगर ड्रॉ करती हूँ, तो ये एक मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया. ये है इसकी एक्स एक्सिस और इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये है वाई या ये से हम कहते हैं वर्टिकल. ऐसा ही है ना. तो अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लाइक दिस अगर मैंने उनका एनालिसिस करना है तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट एनालिसिस. अब क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा हुआ था कि आपको 5 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा इकट्ठा कर लेना है या उनको असेंबल कर लेना है. तो व्हाट यू आर गोना मेक इज़ कि आप लेट्स से 2016, 17, 18, 19 और 20, राइट. यू हैव गॉट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो आपने इन सब को एक ही पेज पर इकट्ठा करना है, अलग अलग नहीं करना. आपने खुद से इनको अपनी एक्सेल शीट पे कर लो या वर्ड पे कर लें, लेकिन इन सब चीज़ों को आपने एक करना है. कैसे करना है, लेट्स से आपने 16 की उठा ली है, 17 की भी वहाँ पड़ी होगी साथ में, या 17 की उठाई तो 16 की मिल जाएगी आपको वहाँ से, क्योंकि एक एनुअल रिपोर्ट पे 2 तरह की स्टेटमेंट्स पड़ी हुई होती हैं. तो अगर आप 17 की पिक करते हो तो 17 और 16 दोनों मिल जाएंगे आपको. आपने कॉपी कर लिया. अब आपने उसमें 18 वाला कॉलम ऐड कर देना है, 19 वाला कॉलम ऐड कर देना है और 20 वाला कॉलम ऐड कर देना है. ठीक हो गया. ये क्या है, आपके सामने ईयरली बेसिस पे जो भी कंपनी की परफॉर्मेंस है वो सामने आ जाएगी, राइट. तो अब जब हम इनका एनालिसिस करेंगे तो मैं इसे कहूँगी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. ओवर द ईयर्स क्या चेंजेस आई कंपनी में. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जी कंपनी के पास थी सेल्स, राइट. अब अगर सेल्स की फिगर्स आपके सामने 5 डिफरेंट आ रही होंगी. अब आपने इनको रिव्यू करना है, क्या चेंजेस आ रही हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, कम हुई है, ज़्यादा हुई है. इन सब चीज़ों को हम रिव्यू करते हैं. तो जो वो रिव्यू है ना, वो है आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स आप कहाँ तक पहुँचे हैं. अब इसे फॉर्मूला होता है, उसे हम कहते हैं करंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100, राइट. अब क्या करूँगी मैं लेट्स से फिगर्स अज्यूम कर रही हूँ खुद से. यहाँ पर मैंने लिया यहाँ पर 100, 105, 110, 115 और 120. ये मेरी अपनी खुद की फर्जी फिगर्स हैं. करंट ईयर क्या है कि मैंने सिर्फ 2 ईयर्स उठाने हैं. मैं स्टार्ट करूँगी 20 से, जो कि मेरा लेटेस्ट ईयर का डेटा अवेलेबल होगा. 20 मेरे अगर मैं 20 का निकालना चाह रही हूँ ना एनालिसिस, तो व्हाट आई विल डू, मैं 20 मेरे लिए बन जाएगा करंट ईयर और इसका जो प्रीवियस ईयर है वो क्या बन जाएगा, बेस ईयर. यानी कि अगर मुझे यहाँ पर निकालना है, एनालिसिस करना है, तो करूँगी मैं 120 माइनस 115 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100. जो भी आपका आंसर आएगा वो परसेंटेज में होगा.
और वो है आपका एनालिसिस। यानी कि ये तो यहाँ पर पहले मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं 5 साल की। जब मैंने हेडिंग देनी है ना आपके सामने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की, लेट से ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, 20, 19, 18, 17 और 16, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ परसेंटेज आएगा, मुझे ये पता चलेगा कि जी कितने परसेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। आपका अगर आंसर पॉजिटिव है दैट मीन्स कि ये ज़्यादा है ना, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। जब आंसर पॉजिटिव आया दैट मीन्स कि आपका परसेंटेज जो है वो चेंज इंक्रीज़ है, तो आपने सिंपली यहाँ पर परसेंटेज में फिगर लिख देनी है, दैट्स इट। अगर मुझे निकालनी है 19 की, तो 19 की निकालनी चाहूँगी तो मैं, ये बन जाएगा करंट ईयर और इससे प्रीवियस बन जाएगा बेस ईयर, यानी कि 115 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, तो वो आ जाएगी 19 की परसेंटेज। मुझे अगर निकालनी है 18 की, तो 18 के लिए उससे प्रीवियस वाला ईयर क्या हो जाएगा, उसका बेस ईयर, और 18 करंट होगा। 110 माइनस 105 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100। हम देखना ही चाह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल में क्या चेंजेस आई हैं। चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, ठीक है। मैंने जो फर्जी फिगर्स लिए हैं ना, ये सब बढ़ती नज़र आ रही हैं ना। लाइक मैंने पहले कहा 100 है, फिर 105 है, मतलब इंक्रीजिंग फिगर्स दी हुई हैं। आपकी सेल्स कभी कम भी हो सकती हैं। अगर सेल्स कम होगी तो आपका ये आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो वॉट एवर द केसेस, आपकी जो भी परसेंटेज चेंज है ना, बेसिकली हम वो दिखा रहे हैं कि कितना चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन 2 रिस्पेक्टिव ईयर्स, ठीक हो गया। लेट्स से आपने 18 की भी निकाल ली और 17 की भी निकाल ली। अब तो मैं 16 पे आती हूँ ना, तो 16 की करंट फिगर क्या होगी, 100। लेकिन चूंकि मेरे पास पुराना कोई साल इसके लिए अवेलेबल नहीं है, साल तो डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है 15, लेकिन चूंकि मैंने उसका डेटा नहीं उठाया हुआ, मैं उसको रिव्यू नहीं कर रही हूँ, तो इन दैट केस इसके लिए बेस ईयर कोई नहीं है। जब बेस ईयर ही नहीं है मेरे पास, तो 16 का कोई भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नहीं होगा। यानी कि अगर मैंने 5 साल की स्टेटमेंट्स उठाई हैं, तो उसके लिए मेरे सामने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस 4 साल का बनेगा, 17, 18, 19 और 20। डेटा मेरे पास 5 ईयर्स का था, लेकिन एनालिसिस तो मैंने किया है तो वो कितना होगा, 4 ईयर्स का होगा। हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि ओवर द ईयर्स क्या चेंजेस आ रही हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेट्स से मुझे अगर उसे रिव्यू करना है, तो मैं कह सकती हूँ कि जी लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल, लेट्स से इसका आंसर आता है 2%, सिर्फ फ़र्ज़ कर रही हूँ मैं। तो दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि जी आपकी सेल्स सिर्फ 2% इंक्रीज़ हुई हैं लास्ट ईयर के मुकाबले में, तो जो कि बहुत कम इंक्रीज़ है। तो यू विल से कि हाँ जी आपको अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहिए, रिकमेंडेशन हमें दे सकते हैं। लेकिन साथ साथ जब मैं अपनी इकोनॉमी में देखती हूँ, तो आई नो कि लास्ट ईयर में क्या हुआ था, 2020 वाज द टाइम ऑफ कोविड-19, जब वो उसने पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को तबाह कर दिया। तो बहुत सारे कारोबार बंद हो गए थे, बिजनेसेस बिल्कुल डंप हो गए थे। एट दैट टाइम इफ़ यू हैव मैनेज टू मैनेज योर सेल्स, और आपने चाहे इंक्रीज़ 2% ही क्यों ना हो, अगर इंक्रीज़ हुआ है तो इट इज़ अ गुड साइन फॉर योर कंपनी कि आपने मैनेज कर लिया। ये है फ़ायदा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का, कि हमने सिर्फ ये नहीं देखना, ये तो मैंने देख लिया ना, मुझे यहाँ से मेरे सामने पूरी इनकम स्टेटमेंट की परसेंटेज चेंजेस आ रही होंगी, राइट, ये तो मुझे नज़र आ रहा है, ये काम तो आराम से हो जाएगा। अब एज अ मैनेजर मेरी ड्यूटी ये है कि मैं उसको इंटरप्रेट करूँ, मैं समझूँ कि क्या चेंज आया, क्या मतलब क्या है। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट द डेटा, तो सिर्फ ये नहीं कहना कि जी लाइक हम कहते हैं ना, इनकम से बढ़ना अच्छी बात होती है, इनकम बढ़ रही है तो गुड है, एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो अच्छी बात है। ये एक बहुत ही जेनेरिक सी एक्सप्लेनेशन होती है इस चीज़ की। हमने इसको रिव्यू करना है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, इन टर्म्स ऑफ taxation, in terms of interest rates, in terms of inflation, in terms of political instability and what not। यानी कि हमने उसको बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो डाउन जाकर देखना है कि क्या है। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट इतनी फ्रेंडली नहीं होती है। बहुत सारे अभी जब कोविड-19 आया है, तो उस टाइम पर सबसे पहले जिस सेक्टर को उन्होंने थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दी, दैट वाज द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो उस सेक्टर की ऑब्वियसली बात है कि अगर वहाँ पर गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी दे रही थी, तो उनकी इनकम्स और रेवेन्यूज़ ज़्यादा बेहतर हुए होंगे उनके पास, तो उन्होंने तो सस्टेन कर लिया होगा इस चीज़ को। लेकिन जो बहुत सारे अदर से फूड रेस्टोरेंट्स हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाए, बहुत सारे बंद भी होंगे फूड चेन्स। तो हमें इन तमाम चीज़ों को माइंड में रख के इंटरप्रेट करना है।
एनालिसिस करना इज़ नॉट अ बिग डील, ये तो अकाउंटेंट भी कर सकता है। ये तो क्या है, सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालनी विद दिस फॉर्मूला। हमें क्या सीखना है यहाँ पर कि हम एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं। एनालिसिस यानी कि हमने उसको समझना है और इंटरप्रेट करना है कि इसका मतलब क्या है। अगर ये चेंज पॉजिटिव आया है तो व्हाट डज इट सजेस्ट। अब मैंने पहले कहा ना कि 2% इंक्रीज़ है, तो हम में से बहुत से लोग कहेंगे जी 2% इंक्रीज़ है, इट्स गुड, अच्छी बात है कि चलिए ठीक है। हाँ, कुछ ये कह सकते हैं कि सिर्फ 2% इंक्रीज़, ये तो बहुत कम इंक्रीज़ है, तो कंपनी शुड मेक सर्टन एफर्ट्स टू इम्प्रूव इट्स सेल्स। लेकिन साथ ही जब मैं ईयर देखती हूँ तो 2020 का मैंने कहा कि कोविड की वजह से अगर उन्होंने इतनी सेल्स भी इंक्रीज़ करनी है तो बड़ी बात है, अचीवमेंट है। तो यानी कि हमें जब भी इंटरप्रेट करना है, जब भी हमें उसको एनालाइज करना है सिचुएशन को, तो हमें हर तरह से हर इकोनॉमिक, हर माइक्रो और हर मैक्रो फैक्टर को माइंड में रख के करना होगा। ठीक हो गया। तो ये एक मैंने जस्ट एग्जांपल दी है आपको एक सेल्स की। अब आपके सामने पूरी इनकम स्टेटमेंट होगी जिसके अंदर बहुत सारी इनकम्स और बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। अगर बैंक्स में आती हूँ तो इंटरेस्ट अर्न होगा, इंटरेस्ट पेड होगा, देयर आर सो मैनी आइटम्स। तो आपके पास जो भी आइटम्स आ रही होंगी, आपने उन सब को उनका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है 4 इयर्स का, राइट। मतलब डेटा अगर 5 इयर्स का होगा तो 4 इयर्स का होगा ना आपके सामने। तो और ना सिर्फ आपने करना है इनकम स्टेटमेंट का, इनकी जो आपका प्रोजेक्ट है ना उसके लिए डिमांड है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। बस आपने इन 2 स्टेटमेंट्स का डेटा इकट्ठा करना है 5 इयर्स का। ये वाला एक पेज पे कर लीजिएगा आप लोग इनकम स्टेटमेंट, और एक में कर लीजिएगा आप बैलेंस शीट। और फिर आपने दोनों का अलग अलग से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है, ये जो आपने परसेंटेज चेंजेस निकालनी है बस। फिर हम अब ग्रेजुअली सीखना शुरू हो चुके हैं कि हमने कैसे इंटरप्रेट करना है, तो वो हम अभी करेंगे ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं बल्कि। तो अब आप लोगों ने साथ साथ नोटिस करना है, ट्राई टू इंटरप्रेट द थिंग्स के आप सब लोगों ने लेट से एक इनकम स्टेटमेंट कर लिया एनालिसिस, नीचे आप लोगों ने एक पैराग्राफ या उसकी इंटरप्रिटेशन देनी है कि वो इंक्रीज़ है तो क्या इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है तो क्या डिक्रीज़ है और क्यों डिक्रीज़ हुआ है। इसके ऊपर एक और भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि लेट्स से कि आपकी जो नेट इनकम है वो कम हो गई है, ठीक है, और जब आपने रिव्यू किया तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नज़र आए आपको, यानी कि आपकी मे बी CGS बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आपने कहा जी एक्सपेंस बहुत बढ़ गया है, तो इसको हमें कम करना चाहिए, कट डाउन करना चाहिए। तो साथ साथ देखो कि इन तरह के हालात में जब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेशन के जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट के जो रेट्स हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, प्लस आज से कुछ साल पहले जो चीज़ बहुत सस्ती मिलती थी आज से बहुत महंगी मिल रही है, तो यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में। तो हर चीज़ जब महंगी हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी एक्सपेंस साइड ज़्यादा हो जाएगी। तो एक्सपेंस का बढ़ना इन हालात में नागुज़ीर है। तो हमें ये देखना है कि क्या अगर आपने इन बढ़ते हुए एक्सपेंसेस को भी मैनेज करते हुए प्रॉफिट अर्न कर लिया है कि नहीं किया, यानी कि हमने इन तमाम फैक्टर्स को सामने रखते हुए इंटरप्रिटेशन देनी होती हैं, राइट। तो ये अभी तक मैंने डिस्कस किया आप लोगों से सिर्फ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कि ओवर द ईयर्स क्या चेंजेस आ रहे हैं। हम देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को विद इट्स प्रीवियस ईयर्स। 20 को 19 से, 19 को 18 से, 18 को 17 से और 17 को 16 से।